नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जीएस के पार्ट को लेकर आगे बढ़ना है। बीच में 3 से 4 दिन हमारी क्लासें गैप थी, यार कुछ घर में फंक्शन था, शादी थे, इसके कारण जो है क्लासें नहीं ले पाए थे। और आज से क्लासें बंद नहीं होंगी, लगभग आपके एग्जाम तक सभी विषयों को जो असंभावित प्रश्न होंगे हम उनको लेके जरूर आएंगे। आप सभी बने रहें। और जो आपका टारगेट दिया है मैंने कि यार तुम इतनी टेंशन मत लो कि तुमको सर क्या होगा कैसे होगा, डरो मत, क्योंकि लोग क्या बेचेंगे, डर ही लोग बेचते हैं। आपको अगर 38 से या 37 या 37 जीएस में जितने क्वेश्चन आएंगे, मैं वादा करता हूं मेरे भाई कि तुम जो है 22 से 25 तक रहोगे। जितने मेरे बच्चे हैं कंटिन्यू बने हुए हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि आप 22 से 25 के आसपास रहेंगे। और जितने लोग 24 घंटे लगे हुए हैं वो भी यहीं तक रहेंगे। तो आप डिस्टर्ब नहीं हो, प्रैक्टिस करते रहें, ऑफलाइन ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा चले। तब प्रश्न पे आते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? भारत के उत्तरी मैदान की अगर मैं तुमसे बात करूं तो उत्तरी मैदान में काली बिल्कुल नहीं होगा, लैटेराइट जो पहाड़ से नीचे उतरने पर होगी, पीच भी नहीं होगा, तो एक ही मिट्टी होगी, जलोढ़। जलोढ़ जो है पंजाब से लेके उधर कहां तक, पश्चिम बंगाल तक, पंजाब से लेके पश्चिम बंगाल तक एक मैदान जो पूरा किसका हो जाएगा, जलोढ़ का हो जाएगा हमारा आपका। और अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण बिल्कुल नहीं, भूमध्य सागरीय नहीं, उष्णकटिबंधीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग मेरे प्यारे भाई अक्षांश और देशांतर पढ़े हुए हैं, अगर आप सभी लोग अक्षांश या देशांतर पढ़े हुए हो तो आप जरूर पढ़े होंगे कि ये आपकी 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर 23.5, नीचे 23.5, यहां तक तो आपने पढ़ाई हुआ होगा। तो ऊपर जो बेटा आपकी 23.5 है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। नीचे जो आपकी 23.5 है, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब कर्क से लेके मकर तक की एरिया को हम क्या कहते हैं, कर्क से लेके मकर तक की एरिया को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं इस जोन को? इस जोन को बेटा हम कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। भैया जब ये हमारा उष्णकटिबंध हो गया तो अब 23.5 से लेके 66.5, 23.5 से लेकर कहां तक बेटा, 23.5 से लेके 66.5 उत्तर तक, और 23.5 से लेके 66.5 दक्षिण तक, ये क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण कटिबंध। ये हमारा क्या जोन है, ये इसको हम कहते हैं कौन सी रेखा, इस रेखा का नाम हो जाएगा बेटा उत्तर। और जब उत्तर में चलेंगे, उत्तर में कौन सा सागर है, आर्कटिक, इसका नाम हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, इसका नाम हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। अब ये है समशीतोष्ण जोन, क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण जोन हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम जाएंगे 90 तक तो ये हो जाएगा शीत कटिबंध। क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। ये क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा है भारत की जलवायु क्या है। भारत का जो मैप है, ये आधा मैप तो जो आपका उष्ण कटिबंध में है और आधा समशीतोष्ण में है। एक शब्द आपको कभी लिख के मिलेगा अगले एग्जामों में, उपोष्ण। भारत की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध। अगर उपोष्ण कटिबंध आ गया तो सबसे परफेक्ट सही होगा। यहाँ पे उपोष्ण का ऑप्शन आपके लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। क्या कह देंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, यहाँ पे आप ठीक कर देंगे। है कैसे जलवायु, है कैसी, उपोष्ण। कैसी है बेटा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक, अब जो 0 डिग्री से 5 डिग्री एकदम जो पतली पट्टी जो एकदम भूमध्य रेखा को छू रही है, एकदम पतली पट्टी, एकदम 5 अंश, यही बेटा जो 5 अंश ऊपर 5 अंश नीचे, इसी को हम कहते हैं डोलड्रम। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डोलड्रम। जहां पे आपका क्या होता है, मौसम एकदम शांत हो जाएगा, शांत पेटी हो जाए, कोई प्रभाव गर्मी ठंडी बरसात का नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, हवाओं का कोई नुकसान नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, डोलड्रम कहेंगे, जो 5 अंश ऊपर से 5 अंश नीचे तक पाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? गर्मी के ऋतु में भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर, जेट स्ट्रीम, काल वैसाखी। काल वैसाखी को छोड़ के नॉर्वेस्टर भी हवा का नाम है, जेट स्ट्रीम भी हवा का नाम है, विश्व भूगोल का टॉपिक है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कौन सी हवा रहती है? लू रहती है। तो यहाँ पे तुम क्या ठीक कर दोगे, सर लू हो जाएगी। ठीक,
अब ये दोनों भी हवाओं का नाम, नॉर्वेस्टर भी जेट स्ट्रीम भी क्या है, हवा है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ठीक करना है, लू ठीक करना है, क्योंकि जमीन पे चलने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जैसे हम सब आप जहां पे हैं उत्तर भारत में, अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो अभी हाल में जैसे ये आपकी कर्क रेखा 8 राज्यों से गई, इसके ऊपर उत्तरी भारत, इसके नीचे प्रायद्वीपीय भारत। तो जब हमारे यहाँ जैसे कर्क रेखा पे 23.5 अंश पे सूर्य की जो लंबवत प्रकाश होता है वो पड़ता है 21 जून को। 21 जून को, तो 21 जून को सूर्य का लंबवत प्रकाश 0 डिग्री पे पड़ता है, और जब वो स्थिर हो जाता है तो उत्तर भारत में मानसून उसी समय आके लगभग प्रवेश करेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये वापस जाने लगेगा, मानसून जब वापस जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मानसून का आना और वापस जाना, फिर एक बार वापस जाते वक्त तमिलनाडु में भारी वर्षा करता है। नवंबर में आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि चेन्नई में पोत पे पानी भर गया, बहुत वर्षा हुई, बहने लगे लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा, जब अपने देश में ठंडी होती है तो वहां पे बारिश होती है, किन हवाओं के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण और पश्चिम, अगर पूछेगा कि भारत में मानसून किस हवा से आएगा, तब तुम कहोगे वो ऐसे आएगा ना, दक्षिण ऐसे इस शो में जाएगा, ऐसे दो में जाएगा। कहां से जा रहा है, आप देख दक्षिण से। लेकिन यहाँ पे उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी। तो बेटा तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, तमिलनाडु में वो किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर से हवाएं कहाँ जा रही है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है, वापस जाते समय ठंडी के महीने में तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से बेटा वर्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा हो जाता है। अब आपको बता दें, जैसे बच्चे को ये जगह पता है, कौन सी भैया, अपना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी क्या है, मासिनराम। मासिनराम कहाँ है, किस राज्य में है तुमसे पूछेगा तो तुम बता दोगे मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में है। अगर आप भारत का नक्शा देख रहे हो तो भारत के नक्शे में पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। अब गारो, खासी, जैंतिया जो अपनी पहाड़ी है, आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझो। ये आपकी कौन सी पहाड़ी है, गारो। कौन सी हो जाएगी, दूसरी पहाड़ी कौन सी है, जैंतिया। और गारो सॉरी, दूसरी कौन सी है, खासी, और तीसरी कौन सी है, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये आपका है। अब खासी में, खासी पहाड़ी हल्की सी कर्व है, ऐसे चाप टाइप की पहाड़ी है, और इसी के पूर्वी ढाल पे, खासी के पूर्वी ढाल पे आपकी क्या जगह है, मासिनराम। कौन जगह है बेटा, मासिनराम। अब जब कोई बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो वर्षा की बादल है, वो हमेशा जाके किसी में फंस जाते हैं, और वो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करते हैं, मासिनराम पे करते हैं, जो किस पहाड़ी पे है, खासी पहाड़ी पे है। किस राज्य में है, मेघालय राज्य में है। तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान क्या हो जाएगा, मासिनराम। भारत का भी हो जाएगा और विश्व का भी हो जाएगा। अगला क्या है, सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को सिर्फ गलत करने के लिए देता है, क्योंकि बच्चे हमेशा सुने होते हैं राजस्थान का जैसलमेर रेगिस्तान है या कश्मीर, तो इस पे बच्चों का ध्यान थोड़ा सा कम जाता है। वर्षा के नाम पे उनको रेगिस्तान की बात ज्यादा समझ में आती है, तो उनका ज्यादा ध्यान कहाँ जाता है, जैसलमेर पे या बीकानेर पे। जैसलमेर ज्यादा लोग टिक करते हैं। लेकिन आपको बता दें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगी आपकी भारत में, कहाँ होती है, लेह में हो जाएगी। अगला प्रश्न है आम्ल वर्षा क्या है। ये क्वेश्चन 2-3 बार बड़े एग्जाम में आया है, आम्ल वर्षा पूर्वावलोकन का प्रश्न भी आता है, पीछे जैसे एग्जाम में रहा था कि आमों की बौछार, ज्यादातर दिमाग में आएगा आम्ल वर्षा, आंधी आई, आम नीचे गिर गए तो आम्ल वर्षा हो गई। मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, आम्ल की बहुतायत मात्रा में उपजाना या उपरोक्त सभी। बेटा मानसून आने के पहले जो वर्षा होती है उसको सीधी भाषा में तुम समझो आम्ल वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पे मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, आम्ल
वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में प्रवेश करते हैं? तो हमको तुमको बताना है तमिलनाडु। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आएंगे? तमिलनाडु में आएगा, सबसे दक्षिणी राज्य में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर, अगर इस शब्द का मतलब नहीं समझते हो कि तापांतर क्या है, तो ताप में होने वाला अंतर। एक ही वर्ष में एक बार 0 तक तापमान आ गया, 1 का आ गया, 2 का आ गया, और उसी वर्ष में गर्मी में टेम्परेचर 50 चला गया, 42 चला गया, 48 चला गया, तो एक बार कम और एक बार ज्यादा होना ही क्या कहलाता है? कहलाएगा तापांतर। तो अल्प वर्षा के कारण तापांतर का कोई मतलब नहीं है। कर्क रेखा से निकटता आपका दूसरा ऑप्शन है। तो कर्क रेखा से निकटता में आपका तापांतर का मतलब तो है, ऐसा कर्क रेखा में जो देश है वहां एक सामान्य तापांतर होता है। लेकिन दिल्ली का स्पेशली तुमसे पूछ रहा है, तो हम कहेंगे समुद्र से अधिक दूरी। जैसे बंबई पे पूरे महाराष्ट्र में सूखा भी पड़ता है, गर्मी ठंडी भी होती है, लेकिन जो एरिया समुद्र तट के एकदम निकट है वहां वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। जैसे बंबई में हमेशा एक जैसा ही मौसम होगा, ठंडी नहीं होती, न गर्मी होगी, न ठीक बरसात जनरली हो ही जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? समुद्र से अधिक दूरी होने पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम्हारा, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही लाइन है। एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो एक गर्म जलधारा, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, ये भी सही लाइन कह रहा है। अभी आपको बता रहा हूं क्या होना है। इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है, तीनों सही है। अब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा को हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया? उपरोक्त सभी कह के हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जब हम चावल उत्पादन की बात करेंगे भैया, तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक भारत का है पश्चिम बंगाल, जो 3 बार चावल की फसल लेता है। वो कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत के जो टोटल खेती की जमीन है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? धान उगाई जाती है, गेहूं, गन्ना या मक्का? तो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल क्षेत्रफल में भी, और उसमें कौन सी भारत की हो जाएगी? धान हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धान हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? बेटा 50 बार तो मैं इस टॉपिक पे चर्चा किया हूं, अक्सर प्रश्न आ जाता है। रबी का एक ही मतलब है, वह फसल जिसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर या नवंबर में हम बोते हैं। तो गेहूं भी बोएंगे नवंबर में, राई भी बोएंगे, सरसों भी, मटर भी, तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी? रबी की फसल हो जाएंगी। खरीफ की फसल, अब खरीफ की फसल का मतलब हुआ कि 15 जून से पूरा जून, मान लो 15 जुलाई, जो जब बरसात होती है उस समय जो फसलें बोई जाती है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे आपकी धान सबसे प्रमुख खरीफ फसल है, मूंगफली उसी समय बोई जाएगी, मक्का भी आपकी उसी समय बोई जाती है। ठीक, तो ये आपका क्या फसल हो गया? खरीफ की फसल हो गई, और वो रबी का फसल हो गया। अगला क्या है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? अब बच्चे राजस्थान को इसमें ज्यादा टिक करते हैं, रेगिस्तान के राज्य, वहां ज्यादा मूंगफली होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात में। भारत का सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है बेटा? गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म हमारा सुमेलित नहीं है? अब चाय असम दिया है, बिल्कुल सही है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, सही है बिल्कुल। रेशम कर्नाटक, ये भी सही है।
कपास पे गुजरात दिया है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कपास बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर देश की बात करेंगे तो हो जाएगी बांग्लादेश में, लेकिन ज्यादा कहाँ होता है, भारत की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में। तो डी वाला क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, उत्तर क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा, देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं और उनके उत्पादन है। जैसे इन्होंने दिया है हरित क्रांति खाद्यान्न संबंधित है, सुमेलित है। श्वेत क्रांति दूध से सुमेलित है। गुलाबी क्रांति झींगा से सुमेलित है। रजत क्रांति चांदी से दिया है, तो यहाँ पे रजत क्रांति की जगह तुम क्या कर दोगे, अंडा कर दोगे, ये सुमेलित नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो बेटा ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ से नहीं, दूध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन का से संबंध किसका है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न बेटा वो है कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, बच्चे को पता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में जब ओवरऑल उत्पादन तुमसे पूछेगा तुम कहोगे प्रथम, भारत का नंबर 1 है। लेकिन अगर गायों या भैंसों का प्रतिशत पूछा, भैंस में तो भारत नंबर 1 है, गायों का प्रतिशत पूछा कि ज्यादा दूध देने वाली गाय किस देशों में, ज्यादा प्रतिशत जब पूछेगा तो हो जाएगा डेनमार्क बेटा। कौन हो जाएगा, डेनमार्क। ज्यादा दूध देने वाली गाय डेनमार्क में होती है, लेकिन ओवरऑल अब देखो यार वहां पर छोटा सा 150, 200, 500 गाय होंगी। भारत में देसी टाइप गाय है, इतना बड़ा देश है, लाखों लाख गाय, 1 लोटा दूध ही ज्यादा हो गया, तो मात्रा तो ज्यादा हमारे यहाँ है ही। तो प्रथम स्थान भारत का है विश्व में। प्रतिशत पूछेगा या गाय के प्रतिशत पूछे, ज्यादा दूध देने वाली गाय है, अच्छी नस्ल की, डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न तुम्हारा हमारा कौन सा होगा, कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। लौह खनिज परियोजना, कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, झारखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बेटा कुंद्रेमुख जो हमारी परियोजना है यह कर्नाटक में स्थित है। कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कहाँ स्थित है, कुंद्रेमुख खान कर्नाटक में हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। अब देखो उत्पादन की बात करेगा वर्तमान में तब भी झारखंड नंबर 1 पे है, और भंडारण की बात करेगा तब भी झारखंड नंबर 1 पे है। भंडारण और उत्पादन दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना, कहाँ ज्यादा डंप किया गया है और कहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। तो दोनों में झारखंड अभी नंबर 1 पे है। और हम आगे चले, अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अभ्रक झारखंड, सोना कर्नाटक, ये दोनों बिल्कुल सही आपके हो जाएंगे। लौह अयस्क बिहार, लिग्नाइट तमिलनाडु। बाबू साहब लौह अयस्क नहीं, लौह अयस्क भी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। लेकिन दिया क्या है भैया, बिहार दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खेतड़ी। खेतड़ी है कहाँ पे, राजस्थान में। खेतड़ी का नाम तुम सुने होगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय सुने हो तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिलता था, तांबा। तांबा और चांदी खेतड़ी से खोदी जाती थी, तांबा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। तो क्या हो जाएगा आपका, खेतड़ी किससे संबंधित हो जाएगी तुम्हारी, तांबे से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है बैला लीला। बैला जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। अब अगर बच्चे को यही नहीं पता कि बैला जिला किस राज्य में है, तो सबसे पहले जानो कि बैला जिला बेटा छत्तीसगढ़ का एक एरिया है, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, बैला जिला छत्तीसगढ़ का। किसके लिए प्रसिद्ध है बैला जिला, लौह अयस्क की खानों के लिए। लौह अयस्क की खानों के लिए बैला जिला क्या है बेटा, प्रसिद्ध हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ में आपका है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उद्योग लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी सुमेलित है, रेल डिब्बा कपूरथला सुमेलित है, विद्युत इंजन चितरंजन सुमेलित है, लेकिन मोटर कार सीतामढ़ी सुमेलित नहीं है। मोटर कार की जगह चेन्नई होना चाहिए भारत में। कहाँ होना चाहिए था, मोटर कार की जगह चेन्नई होना चाहिए था। तुम इसको क्या कर दोगे, टिक मार के आगे बढ़ चलोगे। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, सबसे बड़ा
यहाँ पे अगर पहला पूछता दूसरा उत्तर रहता, या यूपी का पूछता तो दूसरा, ठीक है। अब सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना तो मथुरा है, वैसे ये जामनगर भी तेल शोधन कारखाना है, डिगबोई भी है, बरौनी भी है। अब डिगबोई बाबू असम में है, असम में ये भारत का पहला तेल शोधन कारखाना है, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना डिगबोई है। कौन सा है? डिगबोई है, और असम, ठीक है, असम में है। और सबसे बड़ा पूछेगा तुम क्या कह दोगे? मथुरा। लेकिन अगर उसने पूछा कि प्राइवेट क्षेत्र में या जो है द्वितीय उसमें निजी क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है तो जामनगर है। जामनगर क्या है? रिलायंस का दुनिया का मतलब भारत में तो सबसे बड़ा है ही, दुनिया में पहले दूसरे नंबर फाइट करता है जामनगर, रिलायंस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं दिया कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, तब तुम जामनगर बताओगे गुजरात में, नहीं तो तुम किसकी बात करोगे? हम तो बात करेंगे मथुरा की, ठीक। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। स्टील प्रोजेक्ट शहर 1000 बार सुने हो, टाटा जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? नाम तो हमेशा दिमाग में रहता है। अब अगर पूछ लिया बाबू साहब जमशेदपुर किस राज्य में है, तो बेसिक जो बहुत बड़े बड़े औद्योगिक सिटीज हैं उनके साथ तुम डिस्ट्रिक्ट का नाम तो जानते ही रहो। जैसे यहाँ पे तुम क्या टिक कर दोगे? जमशेदपुर। क्या टिक कर दोगे? जमशेदपुर। आगे बढ़ोगे जब तुम, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग मतलब ठंडी के कपड़े, उलन कपड़े को हौजरी उद्योग कहा जाता है। अब ये लुधियाना इसके लिए बेटा क्या है? सबसे प्रसिद्ध स्थान है। पंजाब में लुधियाना में ठंडी के कपड़े सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा बेटा बंगाल में स्थित है। बंगाल के कोलकाता के जो हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस पूरी सेटअप का एक मकसद ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार लाल बहादुर शास्त्री पूछ लेगा, तुम बताओगे बाबतपुर, बनारस, ऐसे जवाहरलाल नेहरू या शिवाजी टर्मिनल का कुछ फेमस बस अड्डे हैं, सॉरी बस अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन का नाम हो गया, या क्या हो गया एयरपोर्ट का नाम, इसको देख लेना। एक तो छोटा सा आता है कि कौन कहां पे दफनाया गया है, ठीक, राजघाट किसका दफनाया गया, कौन कहां, कभी कभी आ जाता है, जनरली रटना नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, एक बार देख के आगे बढ़ना। तो एक बार फेमस है उनको देख लेना, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे राजमार्ग पे चलती है? हमको लगता है कि रील के माध्यम से 100-200 बार तुम इस बात को जाने चुके होगे, विवेक एक्सप्रेस। लेकिन अगर विवेक एक्सप्रेस में दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितने किलोमीटर चलती है और कहां से कहां तक चलती है, कितने किलोमीटर चलती है और कहां से कहां तक चलती है, तब तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है। असम पूर्वोत्तर भारत का राज्य, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। अगर कभी पूछ लिया कि कितने किलोमीटर चलती है, अब किलोमीटर पूछेगा तो 4189 किलोमीटर चलती है। ये एक अकेले सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से बंदरगाहों में कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार का क्षेत्र है तूतीकोरिन, कोच्चि, कांडला व चेन्नई। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बेटा कांडला है। क्या है कांडला? जो कर मुक्त व्यापार क्षेत्र है कि वहां पे कोई रूल नहीं है कि आप कौन आएगा, किस चीज का व्यापार होगा, वो सभी मुक्त व्यापार का मतलब हमारे तुम्हारे दिमाग में बिना पैसे के व्यापार होगा या बिना टैक्स के व्यापार होगा, टैक्स लगेगा। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब है कि कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जहां पे स्पेशल वही सामान आते हैं जहां को जो जिस सामान को अलाउ किया गया है, लेकिन यहाँ हर प्रकार के सामान आ जाते हैं, उनको ले लिया जाएगा, भेज भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। लगभग बंदरगाह कैसे हैं जिनपे स्पेशली कुछ सामान को अथॉरिटी दी गई, वही आएंगे। अगला प्रश्न तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पे, पूर्वी तट का मतलब ये पूर्वी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई। तो पूर्वी तट पे जो आपका बंदरगाह है वो कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बहुत पहले का ये प्रश्न था बेटा,
13-14 के समय में ये प्रश्न बहुत ज्यादा आया करता था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी। अब भारत के आज बहुत सारे मेट्रो सिटीज हैं। आज भारत में हर राज्य में 2-3 ऐसे सिटी होंगे जहां मेट्रो बन चुकी होगी, बन रही होगी लगभग राज्य में। ठीक है ना। लेकिन उस समय जब हम कहे थे मेट्रो सिटी में, तो दिल्ली सीधे जाएंगे तो कहां, कोलकाता, नीचे आएंगे तो चेन्नई, और ऊपर जाएंगे तो मुंबई, और फिर दिल्ली जोड़ देंगे। तो इन्हीं चारों महानगरों को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता था। किससे संबंधित है ये? सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगी? सड़क परिवहन से संबंधित हो जाएगी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी लगता है कि तुम्हारे साथ मजाक करने वाला प्रश्न पूछा है कि कर्क रेखा। कौन सी रेखा बेटा? कर्क रेखा तुम्हारे साथ हो जाएगी। भारत का कौन सा क्षेत्र, कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है? कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है? अब अगर आप भारत का भूगोल पढ़े हैं तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का। और जो उत्तर का भारत है, विंध्याचल या मध्य प्रदेश या विंध्याचल के ऊपर का जो भारत है बेटा, ये गोंडवाना और अंगारा के टकराव से विखंडित हुए और हिमालय की उत्पत्ति है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये भारत में सबसे प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय भारत है दक्षिणी भारत का जोन। तो यहाँ पे जैसे ये गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान, गलत दे दिया। समुद्र तटीय मैदान, उत्तर पर्वतीय नहीं। उत्तर पर्वतीय मैदान का तो उदय ही उसी से हुआ, विखंडन से, टकराव से, गोंडवाना और अंगारा के टकराव से हुआ है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी घाटी अरावली श्रृंखला का पूरा एक तिरछा सा नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। बेटा शीत मरुस्थल क्या होता है? शीत मरुस्थल है लद्दाख। शीत मरुस्थल बर्फ से, जहां इतनी बर्फ जम जाए कि वहां क्या हो जाए, रेगिस्तान की लगने लगे। लेकिन अब शीत मरुस्थल मतलब शुष्क मरुस्थल मतलब बालू का रेगिस्तान, और शीत मरुस्थल मतलब बर्फ ही बर्फ तुमको दिखाई पड़े। तो बर्फ ऐसा कहाँ है तुम्हें दिखाई पड़ेगा? लद्दाख में, चंबा में, लाचेन में या पूर्वी कामेंग में। ये सारे स्थान हिमालय पे हैं। लेकिन अगर आप मरुस्थल, शीत मरुस्थल की बात करेंगे, जहां पे आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, वो आपका हो जाएगा लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल। क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? शायद इसका उत्तर तो हमको देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले अगले कुछ ही मिनटों पहले हमने इसकी बात की थी। तो बेटा कहाँ हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अब खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित हो जाएगा आपका? पाकिस्तान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्न में से किसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को, दामोदर को, बागमती को या सोन को? तो बेटा कोसी को नेपाल से सीधा कोसी कहा जाती है बिहार में। नेपाल की पहाड़ी से सीधा ढाल, तीव्र ढाल से बहती हुई बिहार में जाती है। और ढाल तीव्र होने के कारण जब पानी बढ़ता है तो अपने रास्ते क्या करती है, कुछ भी हल्का सा पानी रुकता है तो नदी अपना रास्ता बदल देती है, गांव के गांव साफ हो जाते हैं, बह जाते हैं। इसलिए से क्या कहेंगे? बिहार का शोक। बंगाल का शोक किसे कह देंगे? दामोदर को। किसका शोक कह देंगे? बंगाल का शोक दामोदर को कह देंगे। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली, ठीक, रिफ्ट वैली या भ्रंश, इसी को क्या तुम कहते हो? इसी को तुम मैं पढ़ाया हूं, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, 2 पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। भारत में सबसे फेमस कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, राप्ती नहीं, एक होता है राप्ती, एक है ताप्ती। तो ताप्ती जो है नीचे है, कहाँ पे? नर्मदा के नीचे। किसके किसके बीच बहती है? अजंता और सतपुड़ा के। लेकिन राप्ती आपकी शारदा की सहायक है, सरयू नदी की सहायक बेटा आपकी राप्ती हो जाएगी। किसकी सहायक हो जाएगी? सरयू की। इसके किनारे कौन सा शहर है आपका? इसके किनारे आपका हो जाएगा
गोरखपुर। कौन सा शहर हो जाएगा इसके किनारे? आपका गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो? हाँ बंद करो, इसको बंद करो। कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर आपका इसके किनारे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप किसको टिक कर दोगे? नर्मदा को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, एक सेकंड रुको। ये बात समझ में आई? रिफ्ट वैली क्या है? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी में दो ही फेमस नदियां हो जाती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, ताप्ती किनारे गोरखपुर शारदा की सहायक हो जाएगी, मतलब सरयू की सहायक हो जाएगी। शारदा का ही नाम क्या हो गया है? सरयू हो चुका है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किसके तट पे है? तो श्रीनगर जो है शहर, जो सिटी है श्रीनगर, वो झेलम के तट पे है। किसके तट पे है? झेलम के तट पे स्थित है। किसके तट पे? झेलम के तट पे स्थित हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है बेटा हमारा वो है उज्जैन। उज्जैन में कुंभ लगता है। कौन सा कुंभ लगता है? सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ कुंभ कहाँ लगता है बेटा? कुंभ लगता है उज्जैन में। किस नदी के तट से? क्षिप्रा। तो उज्जैन किसके तट पे स्थित है? क्षिप्रा के तट पे स्थित हो जाएगा भैया। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। लैगून झील को आप खारे पानी की झील कह सकते हैं, इसी को बेटा अनूप झील भी कहा जाता है। अनूप झील, लैगून झील या खारे पानी की झील। वह झील या तो रेगिस्तान में हो तो खारे पानी की होगी, या तो समुद्र की पानी को छुएगी। तो सबसे प्रसिद्ध लैगून झील भारत की कौन सी है? चिल्का। और सबसे बड़ी भी लैगून झील भारत की कौन सी है? चिल्का ही हो जाएगी। ठीक, झील में एक मीठे पानी की, एक खारे पानी की, तो भारत की सबसे कौन सी हो जाएगी? चिल्का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ककरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती संबंधित है, नर्मदा से, कृष्णा से या कावेरी से? तो ककरा पारा परियोजना बेटा ताप्ती नदी पर क्या है? स्थित है। किस पे स्थित है? ताप्ती नदी पे स्थित है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस, ये पुराना क्वेश्चन भी है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक प्रश्न तुम देख लेना कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है या कहाँ बनाई जाएगी? अगर बनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या हो जाएगा, जहां पे 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बन रही, भगवान श्री राम की बनेगी, प्रस्तावित है। लेकिन वर्तमान में सरदार सरोवर हो जाएगा, सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी। दोनों को देख लेना। ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा तुम्हारा। ठीक, अगला प्रश्न बेटा हो जाएगा हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, जो अभी तमिलनाडु में तुम पढ़ रहे थे पश्चिमी विक्षोभ, वही तो यहाँ पे स्थानीय झंझावात, तो पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी दक्षिणी मौसम के कारण होता है बेटा। तो यहाँ पे हम कर देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण होता है वर्षा। ठीक, शीतकाल में भैया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी? कैसी भारत की प्रमुख वनस्पतियां हैं? पतझड़ वन, वर्षा वन, सवाना या इनमें से कोई भी नहीं? तो बेटा पतझड़ वनस्पतियां इस समय आप सबसे ज्यादा जिसका सामना कर रहे हैं आप मौसम में, तेज हवा और बहुत ज्यादा पत्तियों के गिरने का, यही पतझड़ वन भारत की प्रमुख वनस्पतियों में से एक है बेटा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसे 1936 में स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? यूपी का पूछेगा पहला, तुम दुधवा बता दोगे। यूपी का कौन सा हो जाएगा? दुधवा, लखीमपुर में। ठीक, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होगा? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखियों द्वारा बने बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से किसका निर्माण होता है? काली। बेसाल्ट चट्टाने क्या है? ज्वालामुखियों से निकले लावा से जमे मैदान को बेसाल्ट मैदान कहेंगे, बेसाल्ट चट्टान कहेंगे, जिसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अब सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। अगर तुमसे कोई पूछे कि महासागरों की संख्या कितनी है तो तुम कहोगे 5। पहला महासागर है प्रशांत, दूसरा महासागर है हिंद,
तीसरा महासागर हो गया अटलांटिक, चौथा महासागर है अंटार्कटिका और पांचवा महासागर है आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव पे पाया जाता है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न है बेटा, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतया पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये बेटा जो किसी जल के आयतन में कितने ज्यादा परमाणु व्यक्त हैं, कितनी ज्यादा प्रदूषक व्यक्त हैं, उसको किससे निकाला जाता है? पीपीएम द्वारा। पीपीएम का पार्ट पूछा है, पार्टिकल्स पर मोल पॉपुलेशन, ठीक, पार्ट्स ऑफ पर मिलियन। एक छोटे से टुकड़े में कितने मिलियन पार्ट्स प्रदूषक के उपस्थित हैं, इसको किससे निकालते हैं? पीपीएम द्वारा। या किसी घोल का पीपीएम निकाला जाता है कि उसके कितने आयतन में कितने कण मौजूद हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव अनुवर्त प्रदेश टुंड्रा है, पतझड़ वन, रेगिस्तान। अभी आपको बर्फ की बहुत ठंडी की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे टुंड्रा है तो वहां पे ना तो बारिश हो रही, ना तो गर्म है, ना तो पतझड़ है। एक ही विकल्प तुम्हारा सही होगा, ठंडे रेगिस्तान। अगला, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा, पहला तो तुमसे पूछा नहीं है, तो दूसरे में जब तुम आओगे तो सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? हमारा गुजरात हो जाएगा। पहला तुम कमेंट करके बता दो जल्दी से, क्लास में हुआ है। रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण वन में, पर्वतीय क्षेत्र में, भूमध्य क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। जितने भी रबड़ वाले देश होंगे जो रबड़ के बीच पैदा हो रहे हैं वो सब भूमध्य रेखा के निकट वाले देश हैं, जहां पे जहां रबड़ पैदा होती है। इसी के साथ भूगोल का पाठ समाप्त होता है। ये अति संभावित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला है। कल मिलेंगे संविधान के साथ। धन्यवाद।